Assalamualaikum students, welcome to my class. I hope you all are doing great and in good health. So students, this is most probably this is the last lecture from chapter cubes and cube roots. Lastly, we have completed 8 questions from this chapter, and let's have a look on question number 9. And your question number 9 is, the volume of a cube is 0.064 meter cube. Find the length of each edge. Okay, each edge से क्या मतलब है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है ये। अगेन आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपको याद होगा, हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ईच साइड कही गई थी। और ईच एज का क्या मतलब होता है? ईच एज से पहले तो आप समझते हैं, एज का मतलब ये होता है कि कॉर्नर, कोना। तो बेसिकली हमें हर साइड की लेंथ ही फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि हमें जो एक क्यूब है, वो एक क्यूब जिन साइड से जो उसका एज होता है, उस एज की ही बात की जा रही है। तो बेसिकली ये उसकी 3 बेसिक लेंथ्स के बारे में ही बात की जा रही है, जो कि लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? डेफिनेटली द सेम फॉर्मूला दैट यू विल बी यूजिंग। आई होप यू ऑल रिमेंबर, और आपने जो प्रीवियस लेक्चर है उसे बहुत बगौर सुना है। और अगर आपने उसे बगौर सुना है तो आपको ये याद होगा कि वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने क्या समझा था, किस तरह से समझा था, और वॉल्यूम का फॉर्मूला है क्या। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? दी फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम फॉर क्यूब इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। और आप एग्जैक्टली इसकी वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे, इसकी वैसे ही सॉल्यूशन होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, राइट? सो लेट्स। अच्छा, फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे एक डेसिमल नंबर दे दिया आपको, वहाँ पे आपके पास कोई डेसिमल नंबर नहीं था। सिर्फ इतना सा ही फ़र्क है। तो इस फ़र्क से तो कोई फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए आपको, बिकॉज़ आपको बहुत अच्छे से डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना आता होगा कि हम किस तरह से डेसिमल नंबर को रिमूव करते हैं और वो किस तरह से फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है। अगर कुछ बच्चों को इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है अभी भी ग्रेड 8 में आके, या वो अगर नहीं जानते हैं, तो कोई बात नहीं। अब आप इस लेक्चर के ज़रिए या इस लेक्चर के थ्रू आप ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हम किस तरह से डेसिमल नंबर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सो योर नेक्स्ट स्टेप वुड बी v इज़ इक्वल्स टू एल क्यू। हमने ये स्टेप क्यों किया? पहले तो आपने सिंपल ये बताया कि फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का, और आप भी बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ वॉल्यूम इज़ इक्वल्स टू। अच्छा, ये जो ब्रैकेट में v आ रहा है ना, दिस इज़ जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वॉल्यूम। हम वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने एक उसको रिप्रेजेंट किया है, और आप भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड v इज़ इक्वल्स टू एल क्यूब, राइट? एंड देन नेक्स्ट स्टेप वुड बी, अब हम क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली जब आपको वॉल्यूम पता चल गया है क्यूब का, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 0.064 मीटर क्यूब, तो आप सिंपल ये जो वैल्यू गिवन है वॉल्यूम की, आप v की जगह अब नेक्स्ट स्टेप में उसकी वैल्यू लिखेंगे, जो कि बिल्कुल इस तरह से लिखी जाएगी, 0.064 इज इक्वल्स टू एल क्यूब, राइट? अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद हम सिंपल ये करेंगे कि सबसे पहले तो हमारा काम ये है कि हम इस पॉइंट को रिमूव करें। अब पॉइंट को कैसे रिमूव किया जाता है? देखिए, पॉइंट को रिमूव करने का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आप इस जो वैल्यू आपको गिवन है 0.064, इसके नीचे आप एक डिवीज़न की लाइन ड्रॉ करें। जब आप डिवीज़न की लाइन ड्रॉ कर लें, फिर उसके बाद आप पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे लिखेंगे 1। किसके एग्जैक्टली नीचे लिखेंगे? 1। पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे लिखेंगे 1। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। काउंट करें, 0, 6, 4। कितने डिजिट्स बने? 3 डिजिट्स बने। तो आप 1 के बराबर में, जो कि आप कहाँ लिख रहे हैं? डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं 1, राइट? कहाँ लिख रहे हैं? डिनोमिनेटर में 1 लिख रहे हैं। तो 1 के बराबर में आप कितने ज़ीरोज़ लिखेंगे? यस, 3 ज़ीरोज़ लिखेंगे। तो आपका ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, जो आपकी स्क्रीन पे या जो आपको नज़र आ रहा है, 64 डिवाइडेड बाय 1000।
मिस ऊपर तो 0.064 था और अब हम 64 लिख रहे हैं। बिल्कुल, अब हम 64 इसलिए लिख रहे हैं कि हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, और जब हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये जो ज़ीरोज़ आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं हम इनको कंसिडर नहीं करते, ठीक है। इज इक्वल्स टू एल क्यूब। अब तो हमारे लिए बहुत आसानी हो गई। अब इसके बाद सिंपल क्या करते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, ये बात मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बता दी थी कि जब आप क्यूब को ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट करते हैं, कौन सी साइड पे, ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो वो क्यूब रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, क्यूब रूट बन जाता है। बिल्कुल, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल यही करने वाले हैं कि अब हमें फ़िलहाल तो और इसके अंदर वर्किंग नहीं करनी, तो अब जस्ट हम अपना काम करेंगे जो हमें करना है। हमें एल की वैल्यू चाहिए, तो एल की वैल्यू हम निकालेंगे, और वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय शिफ्टिंग द क्यूब ऑन द अदर साइड, एंड इफ़ वील शिफ्ट द क्यूब ऑन द अदर साइड द क्यूब विल चेंज इनटू द क्यूब रूट, yes, like this. So आप देख सकते हैं कि there is no cube on L which is written on the right hand side, okay? और बच्चों, मैंने आपको लास्ट टाइम ये बात भी समझाई थी कि हम जब भी जिस भी वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं तो हम उसे हमेशा किस साइड पे लिखते हैं, यस, बिल्कुल सही समझा आपने, हम उसे लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, ठीक है। तो हम बिल्कुल यही काम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। L इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 64/1000, राइट। अब तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। आपको याद होगा कि मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो इन द वेरी बिगनिंग मैंने आपको कुछ क्यूब्स याद करने के लिए दिए थे। आपको मैंने कहा था कि ये आपने अपनी कॉपी में भी लिखना है और इसके साथ साथ आपने इनको याद भी करना है। तो अगर जिन बच्चों ने क्यूब्स याद कर लिए होंगे बहुत अच्छे से, तो वो तो देख के फ़ौरन पहचान जाएंगे और वो मुझे फ़ौरन से बता देंगे कि मिस, यहाँ जो ये नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबर्स का ये किन नंबर्स के क्यूब हैं वो तो हमें पता है। जैसे कि आप में से मुझे कोई भी ये बता सकता है कि मिस, जब हम 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी गेट 64, यस। और मिस, जब हम 1000 कैसे मिलता है, या 1000 किस नंबर का क्यूब है, 1010 का क्यूब है। तो मिस, जब हम 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 1000, यस। सो योर नेक्स्ट स्टेप इज राइटिंग या एक्सप्रेसिंग 64 इनटू इट्स फैक्टर फॉर्म, राइट। यानी कि आप 64 के को उसके फैक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें कि उसके फैक्टर्स क्या बनते हैं, पॉसिबल फैक्टर्स क्या बनते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपका एक सवाल ये हो सकता है कि मिस, हम तो प्रीवियस क्वेश्चन में एलसीएम फाइंड आउट कर रहे थे, तो हम यहाँ क्यों नहीं एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए बेटा, याद रखें, आपको क्यूब्स याद करवाने का मकसद ये है कि हम कम से कम 10 तक के जो 10 जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड टिल 10, हमें इनके तो क्यूब्स बेसिकली याद होने ही चाहिए, ताकि आपको जब आप इसी तरह से, जिस तरह से मैंने 64 को देखा, और यकीनन आपको भी, जिन बच्चों को याद है वो भी जब इस नंबर को देखेंगे तो वो फ़ौरन से बता सकते हैं झट से, मिस 8 जो है वो इस नंबर का क्यूब है। तो आप बिल्कुल इसी तरह से बता सकें। और पहले जो हमने एलसीएम फाइंड आउट किए थे वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स थे। आप खुद भी अपनी, अगर आपने जब सॉल्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़े बड़े 4 डिजिट नंबर्स थे। आप उनका क्यूब याद नहीं रख सकते, तो डेफिनेटली एक ऑल्टरनेटिव वे होना चाहिए। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 तक टेबल्स याद करते हैं, राइट। उसके बाद 13 14 15 टाइम्स, 16 टाइम्स, 17 टाइम्स, क्या आप याद करते हैं? नहीं करते ना। आपने उसका ऑल्टरनेट वे सीखा हुआ है, और वो ऑल्टरनेट क्या होता है, जब हम वर्टिकल या जब हम जो है वो हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए हम किसी भी बिग से बिग नंबर को भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट विल बी दी आंसर, या व्हाट विल बी द व्हाट यू कॉल्ड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन व्हाट वी आर गेटिंग, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास नंबर व्हाट वी विल गेट, राइट। तो इसी तरह से हमें क्यूब्स याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। और 64 का मतलब क्या है? 64 का मतलब यही है कि हमने उसको 4 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो व्हाट वी गेट 64, राइट। और इसी तरह से 1000, या अगर आप में से कुछ बच्चे ये कहें कि नहीं मिस हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो नो इशू, आप अपने पास एलसीएम, अपने पास रफ वर्क का कॉलम बनाइएगा और आप उसमें ज़रूर एलसीएम को फाइंड आउट कीजिएगा। और आप जब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको जो फैक्टर्स मिलेंगे, या जो एट द एंड आपके पास जो आंसर आएगा, वो आंसर जो है वो आपके पास वही आएगा जो हमारे पास आ रहा होगा, ठीक है। यानी कि एट द एंड जो आपको फ्रैक्शन मिलेगा वो आपको 4/10 ही मिलेगा, ठीक है।
जब आप 64 के फैक्टर्स निकालेंगे तो आप डेफिनेटली 2 से, मैंने चूँकि आपको यही बात सिखाई है कि आप हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से शुरू करें, तो आप डेफिनेटली 2 से ही स्टार्ट करेंगे। तो जब आप 2 से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास 64 के मल्टीपल फैक्टर्स निकलेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली 2 रेज़ टू पावर 8 निकलेगा, ठीक है, या 2 रेज़ टू पावर 9 निकलेगा, राइट, 2 रेज़ टू पावर 9 हो सकता है, ठीक है। तो जब आप 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट 64। इसी तरह से आपको जो है वो सेम गोज़ फॉर दिस एज़ वेल, 10 एज़ वेल। तो 10 के भी आपको मल्टीपल फैक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो सिर्फ ये बात है कि आप एलसीएम भी इसमें कर सकते हैं, आप एलसीएम के ज़रिए भी फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट चूँकि अब हमने क्यूब्स याद किए हुए हैं और हमें पता है कि 64 के फैक्टर 4 ही है और 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 64 ही आता है, तो अब हम डायरेक्टली इसे लिख रहे हैं। और आप भी इसे बिल्कुल इसी तरह से लिख सकते हैं। आप क्यूब्स याद कीजिए अगर आपको नहीं याद, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप सिर्फ इतना सा है कि अब आपके पास चूँकि 4 3 टाइम्स नज़र आ रहा है और आपके पास 10 भी 3 टाइम्स नज़र आ रहा है, तो यू विल बी राइटिंग दिस इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप इस 4 को, जो आपको क्यूब रूट के अंदर नज़र आ रहा है, आप 4 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 4 रेज़ टू पावर 3 यानी 4 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। और 10 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 10 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, ठीक है। और आपको पता है ना कि जब आपके पास पावर सेम हो जाती हैं तो आप क्या करते हैं? यस, बिल्कुल, आप उसको रूट की पावर से कैंसिल कर देते हैं। एंड व्हाट इज़ द पावर ऑफ रूट? इज़ 3। सो 3 यानी कि क्यूब रूट विल बी कैंसल्ड विद द पावर क्यूब, ओके, इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। सो L इज इक्वल्स टू 4/10, ठीक है। अब जिस तरह से हमने डेसिमल को रिमूव किया था, अब उसी तरह से बिल्कुल हम दोबारा से डेसिमल ले आएंगे। यहाँ पे देखें, दो काम हो सकते हैं। एक काम तो ये है कि आप बैठें और बैठ के डिवीजन फाइंड आउट करें, डिवाइड करें 4 को 10 से, तो आपके पास तब भी वही आंसर आएगा। एक है थोड़ा इफ़ेक्टिव वे, क्योंकि 10 से आप जो डेसिमल कन्वर्जन है वो बहुत आसान होती है, तो हम वही काम करते हैं, हम यही करेंगे। हमने क्या अपनी बात समझी थी? हमने ये कहा था कि अगर आपने पॉइंट को रिमूव करना है तो पॉइंट के नीचे एग्जैक्टली क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो अब मैं आपसे ये कहती हूँ कि अगर आपने पॉइंट को लेकर आना है तो 1 के एग्जैक्टली ऊपर क्या लिखेंगे? पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पॉइंट। तो आप जब 1 के एग्जैक्टली ऊपर पॉइंट लिखेंगे तो 1 के बाद, यानी कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? पॉइंट के बाद से 1 डिजिट होगा जो कि 4 है, और 4 के एग्जैक्टली नीचे आपको 0 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बिल्कुल लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 0.4। लेकिन हम पॉइंट से पहले चूँकि 0 भी लिखते हैं तो हम इसे लिखेंगे L इज इक्वल्स टू 0.4 मीटर्स, राइट। दोबारा से सुनिए, मैंने आपसे ये कहा कि आप सिंपल पॉइंट को लाने के लिए 1 के एग्जैक्टली ऊपर पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। और हमने जब हम कन्वर्ट कर रहे थे डेसिमल से फ्रैक्शन में, तो हमने कहा था कि हमें ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे। पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स थे हमने उतने ही नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी लिखे थे डिनोमिनेटर में। अब मैं ये कह रही हूँ कि आप देखें कि डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरो हैं? 1 ज़ीरो है। और न्यूमिनेटर में कितने डिजिट हैं? पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है। तो ये हमारे पास सिचुएशन बिल्कुल बैलेंस हो गई। तो अब हम क्या लिख सकते हैं ऐसे? सिंपली L इज इक्वल्स टू 0.4 meters, right? So this is your answer for question number 9. I hope कि ये आपको बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा, right? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, that is question number 10. So your question number 10 is find the values of the following. अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस हैं find the values of the following, ये आपके पास जस्ट आपको सिचुएशंस, अब मैं तो इन सवालों को कह रही हूँ कि ये सवाल हैं आपके बेसिकली इंटेलिजेंस के। ये एक तरीके से आपके आईक्यू क्वेश्चंस हैं। आईक्यू क्वेश्चंस क्यों हैं ये? आईक्यू क्वेश्चंस इसलिए है क्योंकि इसमें हम आपकी बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करेंगे। आपकी बहुत सारी चीज़ें टेस्ट हो सकती हैं, जैसे कि आपके मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट्स, आपके डिवीजन के कॉन्सेप्ट, कि जब अगर दोनों ऑपरेशन साथ गिवन है तो पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है ताकि आपके पास आंसर जो है वो बिल्कुल सही आए, ठीक है। और इसी तरह से साथ ही साथ आपके पास क्यूब रूट भी आ गया। तो अब आपको क्यूब्स अगर बहुत अच्छे से याद होंगे तो आप ये सवाल तो आपके लिए करना मुश्किल ही नहीं है। आप जस्ट फिंगर्स पे इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखते हैं सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस के लिए, जो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्वेश्चंस हैं, आपको इन क्वेश्चंस के लिए क्यूब्स याद होने चाहिए। यानी कि कम से कम भी अगर आपको 10 तक क्यूब्स याद हैं
तो ये सवाल करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। तो फिर भी मैंने आपको यहाँ पे कुछ लिस्ट 15 तक जो है वो क्यूब्स प्रोवाइड किए हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑन एक्सट्रीम राइट क्यूब्स दिखे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। 2 रेज़ टू पावर क्यूब इज़ इक्वल्स टू 8, 3 रेज़ टू पावर क्यूब इज़ इक्वल्स टू 27, 4 क्यूब इज़ इक्वल्स टू 64, 5 क्यूब इज़ इक्वल्स टू 125, 6 क्यूब इज़ इक्वल्स टू 216, 7 क्यूब इज़ इक्वल्स टू 343, 8 क्यूब इज़ इक्वल्स टू 512, 9 क्यूब इज़ इक्वल्स टू 792 एंड 10 क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1000। इसी तरह से 11 क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1331, 12 क्यूब इज़ इक्वल्स टू 1728, 13 क्यूब इज़ इक्वल्स टू 2197, 14 क्यूब इज़ इक्वल्स टू 2744, 15 क्यूब इज़ इक्वल्स टू 3375। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मिस 10 तक क्यूब याद करना तो फिर भी आसान है, हम 11 से ऑनवर्ड्स कैसे याद करें? तो बेटा उसका मैं जवाब आपको ये दूंगी कि जब इंशाअल्लाह ताला आप हमारी जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं उसमें आपको एक ट्रिक सिखाऊंगी, जिस ट्रिक के ज़रिए आप नंबर को देखते ही ये बता देंगे। कुछ 2 चीज़ें होंगी उसमें जो आपको याद रखनी होंगी। अगर आप वो चीज़ें याद रखेंगे तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, तो आप डेफिनेटली बहुत ही आसानी से ये बात बता सकेंगे कि इस नंबर का क्यूब क्या है, यानी कि ये किस नंबर का क्यूब है। राइट, ये बात आपको समझ आ गई। तो चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। जो पार्ट 1 इज़ क्यूब रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट ऑफ 216 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 792। तो देखिए, अगर हमें, फिर मैं वही वाली बात कह रही हूँ कि अगर हमें बहुत अच्छे से क्यूब याद हैं, तो क्यूब्स याद हैं नंबर्स के 1 till 15 या 1 till 10 हमें याद है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन की हेडिंग दीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद अब आप यही स्टेप दोबारा से लिखिए, जो स्टेप आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप एग्जैक्टली यही स्टेप कॉपी कीजिए, ठीक है। इज़ इक्वल्स टू के साथ, इज़ इक्वल्स टू के साथ जब आप ये लिख लें, अब इसके बाद क्या करेंगे मिस? अब इसके बाद क्या करेंगे? अब आप जस्ट क्यूब रूट के अंदर ये जो 27 लिखा हुआ है इसको रिप्लेस करेंगे इसके क्यूब से, यानी कि हमने कौन से नंबर का क्यूब लिया होगा, तो हमारे पास 27 आया होगा। बिल्कुल आपके साथ आपके राइट हैंड पे लिखे हुए हैं सारे क्यूब्स, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो डेफिनेटली 3 का जब हम क्यूब करते हैं तो यू गेट 27। इसी तरह से जब हम 6 का क्यूब करते हैं तो वी गेट 216, और इसी तरह से जब हम 9 का क्यूब करते हैं तो वी गेट 729, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि हमने जो सिंबल्स हमारे पास लिखे हुए थे क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, हमने उसमें कोई चेंजेस नहीं की। अभी हम बिल्कुल ये बात भूले में हैं कि हमारे पास इसमें कोई सिंबल्स भी हैं, लेकिन हमें वो साथ साथ कॉपी करते जाना है। राइट, जब आप ये कर लें, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही, मैं चूँकि अब आपके पास क्यूब आ चुका है तो हम क्यूब को बाहर के रूट के क्यूब से कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने के बाद क्या हो जाएगा? कैंसिल करने के बाद ये लिखा जाएगा इज़ इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 9, येस, लाइक दिस। राइट, अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद क्या सॉल्व करना चाहिए? मुझे आपसे ये सवाल करना चाहिए कि बेटे अब इसमें हम क्या करें? क्या हम पहले मल्टीप्लिकेशन करें या हम पहले डिवीज़न करें? तो हम ये करते हैं कि सबसे पहले तो हम डिवीज़न को एग्जैक्टली डिवीज़न में लिखते हैं, डिवीज़न की फॉर्म में। डिवीज़न की फॉर्म में क्या मतलब है? यानी कि हम उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे 6/9। जी बिल्कुल, लाइक दिस, 3 मल्टीप्लाई बाय 6/9, यानी कि जो डिवीज़न के सिंबल के बाद वाला नंबर है वो कहाँ लिखा जाएगा? डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो अब आप यहाँ पे ये बात तो समझ लें और आपको याद रहनी चाहिए कि इन क्वेश्चन के, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके जितने भी पार्ट्स हैं जहाँ जहाँ डिवीज़न है, तो डिवीज़न के बाद वाला जो नंबर है दैट विल बी रिटन इन डिनोमिनेटर। राइट, अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करें कि अब आप देखिए ज़रा इस स्टेप में क्या आपके पास कैंसिलेशन होती है? कैंसिलेशन का कॉन्सेप्ट याद है ना आपको, कि हम ये देखते हैं कि क्या ये जो आपके पास डिनोमिनेटर का नंबर है और जो ये आपके पास न्यूमिनेटर का नंबर है, क्या ये आपस में कैंसिल आउट होते हैं या नहीं होते। और इसका रूल क्या होता है? इसका रूल ये होता है कि वी हैव टू चूज़ अ सिंगल मल्टीपल। एक ऐसा मल्टीपल चूज़ करना होता है कि जिसके टेबल में ये दोनों के दोनों नंबर्स आते हों, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद।
तो हमने कहा कि हम क्यों ना एक काम करें, हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी को 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से लिखा हो या अगर आपके पास कोई स्टेप इस फॉर्म में हो, तो अगर आप चाहें तो आप न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें। तो हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, 6 3 18 हो गया। अब आप इसको कैंसिल करें। अब आप इसको कैसे कैंसिल करेंगे? अब आप देखें, 9 के टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है। 9 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल आता है। 9 1 ज़ा 9 एंड 9 2 ज़ा 18। यस, तो हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया। और किससे कैंसिल किया? 9 से ही कैंसिल हुआ। और न्यूमिनेटर में आपके पास क्या बच रहा है? 2। तो इज इक्वल्स टू 2 इज़ योर आंसर। सी, इट्स सो सिंपल एंड सो ईजी। क्यों ईजी है? क्योंकि आपको क्यूब्स याद हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक क्यूब्स याद नहीं किए हैं वो बिल्कुल 1 से लेकर 10 तक, तो कम से कम 1 से लेकर 10 तक क्यूब ज़रूर याद कर लें। ओके, हायर क्लासेस में भी आपके बहुत यूज़फुल है। और ये हम जब हायर क्लासेस में जाते हैं तो हम वहाँ पे बैठ के एलसीएम नहीं निकाला करते, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो हमें कम से कम ये क्यूब्स याद होने चाहिए, ताकि हम इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जिनको हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकें। सो यू हैव टू बी क्विक एंड एफिशिएंट इनफ। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मैंने जो इसका पार्ट लिया है क्वेश्चन का, वो 5th पार्ट लिया है। मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के लिए ये कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो जाए, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को या इस क्वेश्चन के पार्ट को खुद से सॉल्व किया है। ठीक है, कहीं आप ब्रैकेट्स देख के घबरा ना जाएँ, राइट। तो आपको याद होगा, अभी जब मैं पहले प्रीवियस पार्ट एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको कहा था कि आप जो क्वेश्चन है सबसे पहले तो आपका वही स्टेप होगा एज इट इज़। तो आप जो आपके पास क्वेश्चन था आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा वही स्टेप है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि फाइंडिंग द फैक्टर्स। अब आपके राइट हैंड साइड पे सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं। आपको पता है कि 1728 कैसे आता है? किस नंबर का क्यूब करें तो 1728 आता है? यस, जब हम 12 का क्यूब करते हैं तो यू गेट 1728। ठीक है, तो हम क्यूब रूट में 1728 की जगह क्या लिखेंगे? 12 रेज़्ड टू पावर क्यूब। और इसी तरह से जब हम 125 आपके पास कैसे आता है? या 125 इज़ द क्यूब ऑफ 5. When you multiply 5 3 times, you get 125. And similarly, 1000 is the cube of 10. When you multiply 10 3 times, you get 1000. And similarly, 64 is the cube of 4. When you multiply 4 3 times, you get 64, right? So in the next step, you will be writing the exponential form like this. Okay? आप देख सकते हैं ये सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स है, या हम ये कह सकते हैं कि ये हमने सारे वो नंबर्स लिखे हैं जिन नंबर्स का हम क्यूब करते हैं तो हमें ये प्रीवियस स्टेप के नंबर्स जो हैं वो मिलते हैं, राइट। अब आपके पास अगेन वही वाली बात है, नाउ यू हैव द सेम नंबर विद इन क्यूब रूट। यानी कि मेरे कहने का मकसद ये है कि आपके पास 2 पे भी पावर 12 पे पावर क्यूब है और रूट की पावर भी क्यूब है, यानी कि दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल, या हम ये भी कह सकते हैं यानी कि रेडिकेंट एंड रेडिकल की पावर सेम है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, वी कैन कैंसिल द पावर्स, राइट। सो आफ्टर कैंसिलिंग द पावर्स, दिस इज़ व्हाट यू गेट, राइट। यू विल बी गेटिंग 12 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4। अब क्या करेंगे? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सोचा होगा कि अब हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डिवीजन के साइन आ गए हैं तो अब हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हाउ इट विल बी रिटन? येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और समझ रहे हैं कि मिस जो डिवीजन के बाद वाला नंबर है ना, हम उसे कहाँ लिखेंगे? हम उसे न्यूमिनेटर में लिखेंगे। तो इसे किस तरह से लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे इज इक्वल्स टू 12/5 मल्टीप्लाई बाय 10/4। येस, एग्जैक्टली लाइक दिस। ठीक है, अच्छा जी। तो अब हम देखते हैं कि अब हम जो है हमारे पास कैंसिलेशन किस तरह से हो रही है। तो जो सबसे ईजीएस्ट कैंसिलेशन इस वक्त मुझे नज़र आ रही है वो ये हो सकती है कि 5 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप देखें
तो बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी कैंसिलेशन हो सकती है। आई होप कि आप लोगों ने अपनी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे और अच्छे से समझे हुए होंगे और याद होंगे आपको कि येस यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई एज वेल। बट जिन बच्चों को, अगर कोई बच्चा कहे कि मिस हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्यों नहीं कैंसिल करें, तो बेटे आप बिल्कुल उससे भी कैंसिल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट चूँकि मेरे पास डायरेक्ट कैंसिलेशन हो रही है तो आई वुड बी प्रिफरिंग द डायरेक्ट कैंसिलेशन, राइट। सो 5 1s are 5 and 5 2s are 10 and same goes for 12 as well, right। 4 1s are 4 and 4 3s are 12, यानी कि हम 12 को 4 से कैंसिल करेंगे और 10 को 5 से कैंसिल करेंगे। हाउ मैनी टाइम्स? 2 and 3 टाइम्स रिस्पेक्टिवली, राइट। अब आपको याद होगा कि 12 के ऊपर क्या नंबर बच रहा है? 3 बच रहा है, और 10 के ऊपर क्या नंबर बच रहा है? 2 बच रहा है। तो हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड द आंसर विल बी 6। इसी तरह से हम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद हम आंसर लिखेंगे, दैट इज़ 6। ओके, आई होप कि आपको ये पार्ट 5 भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने एक और पार्ट सॉल्व किया है, दैट इज़ पार्ट 2। अब वो मैंने इसलिए सॉल्व किया था क्योंकि उसमें नेगेटिव साइन आ रहा था, तो मुझे लगा कि मैं आपको ये भी एक पार्ट करवा देती हूँ ताकि आप इससे भी कंफ्यूज ना हो जाएं कि मिस यहाँ तो माइनस साइन है तो हमें नहीं पता कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज़ cube root of 343 multiply by cube root of 8 divided by cube root of minus 2744, right। so what is your first step? सोचे 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 जी, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप तो मिस हमारा वही है जो हमारा क्वेश्चन है, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है मिस? अब इसके बाद हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, हम इन नंबर्स के क्यूब्स लिखेंगे कि जिन नंबर्स को हमने क्यूब किया तो उनको क्यूब करने के बाद हमारे पास ये नंबर्स हमें मिले, राइट। तो किस तरह से लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। सो क्यूब रूट ऑफ 7 क्यूब, यानी कि जब हम 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 343 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 2 रेज़ टू पावर क्यूब एंड डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ माइनस 14, यानी कि जब हम 14 का क्यूब करते हैं, ये और ये जो माइनस है ये कहाँ से आया? माइनस तो हमने एज इट इज़ जो प्रीवियस स्टेप है उसका कॉपी किया है, ठीक है। और 14 का जब आप क्यूब करते हैं तो यू गेट 2744। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या अगर सोचना चाहें तो वो डेफिनेटली ये भी सोच रहे होंगे कि मिस ये 2744 अगेन बहुत बड़ा नंबर है। तो फिर मैं आपको वही बात दोबारा से कहूँगी कि बेटे देयर इज़ अ ट्रिक, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, यू जस्ट ट्राई टू लर्न द क्यूब्स टिल 10 नंबर 10, ओके। आप सिर्फ 10 तक क्यूब्स याद कीजिए, 10 का भी क्यूब याद कीजिए। आपको इंशाल्लाह व्हेन यू विल कम बैक टू स्कूल I will definitely make you learn the trick through which you will easily make out the cube of a number, right। यानी कि you can easily make out the cube root of a number, okay। तो क्यूब रूट क्या है उस नंबर का, ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पावर्स हैं वो बिल्कुल सेम है। रेडिकेंट, द पावर ऑफ रेडिकेंट इज सेम एज द पावर ऑफ रेडिकल, यू कैन कैंसिल आउट द पावर्स एंड आफ्टर कैंसिलिंग द पावर्स you will be getting is equals to 7 multiply by 2 divided by minus 14. Yes, the step will be written like this. Acha, miss, why the brackets are here? The brackets are here because of minus sign. Always remember, always remember, always remember, whenever there is a minus sign, brackets are mandatory. अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको एक बात समझा दूँ जो आपकी नॉलेज में इजाफा करेगा कि अगर लेट्स सपोज माइनस साइन फर्स्ट टर्म के साथ होता है ना, किसके साथ होता है? फर्स्ट टर्म के साथ, यानी कि जो टर्म बिल्कुल फर्स्ट पे लिखी होती है, अगर माइनस साइन उसके साथ होता है तो फिर हम ब्रैकेट्स को यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर माइनस साइन सेकंड टर्म के साथ आ जाए, थर्ड टर्म के साथ आ जाए या फोर्थ टर्म के साथ आ जाए, आप देख सकते हैं ना इस वक्त मेरे पास बैक वक्त 2 सिम्बल्स हैं, यानी कि 14 के साथ मेरे पास इस वक्त 2 सिम्बल्स हैं, डिवीजन का भी सिंबल है एंड माइनस का भी सिंबल है। तो इस सिचुएशन में आई हैव टू राइट द ब्रैकेट, मुझे ब्रैकेट लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं डिफरेंशिएट कर सकूँ, ताकि मैं अलग कर सकूँ दोनों सिंबल्स को, राइट। इस तरह से अगर सोचें आप कि अगर मैं ब्रैकेट ना लिखूं और ब्रैकेट ना लिखने से डिवीजन के साथ ही बिल्कुल माइनस लिखा जाएगा, तो मुझे बताएं आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्या आप सब्ट्रैक्शन करेंगे या डिवीजन करेंगे या आप करेंगे क्या? आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? सो दैट इज़ वाई अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल्स यू हैव टू राइट ब्रैकेट, ओके। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट स्टेप,
अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मिस, डिवीजन आ गया, तो क्या करें, डिवीजन आ गया, येस वी हैव टू चेंज और कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन. हाउ यू विल बी कन्वर्टिंग, you will be converting in a way कि you will be writing 14 minus 14 in denominator. एक बात याद रहे, जब आप इसे कन्वर्ट कर रहे होंगे तो कन्वर्ट करते हुए माइनस को बिल्कुल डिनोमिनेटर के साथ ना लिख दीजिएगा. ये बिल्कुल जिस तरह से आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है आप हूबहू इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि अभी भी हमारे पास ब्रैकेट है, और हमारे पास अभी भी ब्रैकेट क्यों है, क्योंकि अभी भी हमारे पास दूसरा सिंबल भी मौजूद है, इसीलिए हमारे पास ब्रैकेट भी अभी भी मौजूद है. ओके. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल यही करें कि आप न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करा दें. क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 7 2 14. सो दिस विल बी रिटन एज -14/14. डिनोमिनेटर में फ़र्क नहीं आएगा, ये बात जहन में रखें. हमने जब पार्ट 1 भी किया था तो आप देख रहे थे कि उसमें भी डिनोमिनेटर में कोई फ़र्क नहीं आया था, और यहाँ पे भी नहीं आएगा. और क्यों फ़र्क नहीं आएगा, बिकॉज हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दिस 7 इज़ ऑल्सो रिटन इन न्यूमिनेटर एंड दैट 2 इज़ ऑल्सो रिटन इन न्यूमिनेटर. ओके. और प्लीज़ 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 नीटली काम कीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप इसको बहुत छोटा सा करके और 2 लाइंस के दरमियान में इस फ्रैक्शन को लेके, आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाता है. जो आपके पास जो एंडिंग लाइन होती है जिस पे आप लाकर किसी भी नंबर को या कोई भी वर्ड को एंड कर रहे होते हैं या कंप्लीट कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली उसी लाइन पे डिवीजन की लाइन को ड्रॉ किया जाता है, या उस थोड़ा सा ऊपर करके. दिस इज़ हाउ यू कैन राइट. ओके. तो आप देख सकते हैं अब आपके पास न्यूमिनेटर में भी सेम नंबर है और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर है, ठीक है ना. 14/14 लिखा हुआ है, तो 14/14, 14 का मल्टीपल कौन है, 14 ही है, सबसे बड़ी बात है. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में नंबर सेम होते हैं तो आप उन्हें कैंसिल कर देते हैं. सो 14 1 14. तो इस तरह से आपके पास न्यूमिनेटर भी कैंसिल एंड डिनोमिनेटर भी कैंसिल. हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम. सो योर आंसर विल बी -1. माइनस याद रहे, आपको ये जहन में रहना चाहिए कि माइनस एंड नहीं हो रहा, minus will be copied on each and every step. Okay, so -1 is the answer. Now we'll be discussing the last question of this chapter, and the remaining parts of question number 10 you will be completing. Question number 10 के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 5 मैंने आपको करवा दिया है, एंड डेफिनेटली पार्ट 3 एंड पार्ट 4 यू विल बी डूइंग इट बाय योर सेल्फ, सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाएं. हमेशा याद रखें बेटा कि आप मैथमेटिक्स को कभी भी इस तरह से रट्टे से नहीं सीख सकते. आपको विजुअलाइजेशन में जो आपके पास सॉल्यूशन मौजूद है, आपको अगर ये लगता हो कि हम इसका रट्टा मार लेंगे, स्टेप्स को याद कर लेंगे तो हमें जो है हम आसानी से कर सकते हैं, नो नॉट एट ऑल. जब तक आप क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट नहीं करेंगे, उनको सॉल्व नहीं करेंगे, आप कभी भी कोई भी किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते, फुली तौर पे नहीं कर सकते. आप जब तक नए नए क्वेश्चंस को नए नए तरीक़ों से या नए नए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे और उन पे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट तब तक क्लियर नहीं हो सकता. सो इट्स वेरी नेसेसरी टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. ओके, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने जो आपको दिए हैं वो आप ज़रूर करें और ख़ुद करें और वीडियो को बार बार देखें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. अब तो आपके लिए बहुत आसान होगा सवालों को करना. नाउ आई डोंट थिंक्स हो गए इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अटेम्प्ट द पार्ट्स और टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. और मैं अब उम्मीद करती हूँ कि हमने इतने सारे सवाल कर लिए हैं. इतने सवाल करने के बाद आपको क्यूब्स एंड क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट और डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. आपको पता होगा क्यूब ऑफ अ नंबर क्या होता है एंड क्यूब रूट ऑफ अ नंबर क्या होता है. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. एंड योर क्वेश्चन नंबर 11 इज़, if the length of one side of a cube measures 11 centimeter, what is the volume of the cube? बहुत ही आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा. कह रहे हैं कि अब मैं फिर वही अगर थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाऊँ, मैं अगर आपको दोबारा से क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 पे लेकर जाऊँ जो अभी अभी हमने सॉल्व किया है, और मैं कंपेयर करूँ, तो कंपैरिजन में मैं आपको ये बात हाईलाइट करवाऊँगी कि उन क्वेश्चंस में हमें एरिया गिवन था.
क्या गिवन था? एरिया गिवन था। और यहाँ पे सॉरी, उन क्वेश्चंस में हमें वॉल्यूम गिवन था। क्या गिवन था? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब गिवन था। एंड ओवर हियर द लेंथ इज गिवन। The length of one side of cube measures 11 centimeter. What is the volume of the cube? It means you have to find the volume of a cube. आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब ये क्वेश्चन हार्डली 3 से 4 स्टेप्स का। अगेन आप क्या करेंगे? यू विल बी डायरेक्टली राइटिंग। अब तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला रट जाना चाहिए। क्या है द फॉर्मूला फॉर द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम फॉर द क्यूब? यस, वॉल्यूम v ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू एल क्यूब। ठीक है, एंड v इज इक्वल्स टू, अब चूँकि पहले हम क्या कर रहे थे? पहले तो हम v की जगह पे वैल्यू लिखते थे। अब हम किसकी जगह पे वैल्यू लिखेंगे? l की जगह पे। वाई? बिकॉज लेंथ इज गिवन टू अस। सो v इज इक्वल्स टू 11 रेज़ टू पावर क्यूब। अब आप 11 को क्यूब करेंगे, यानी 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। येस, एंड देन यू विल बी राइटिंग द आंसर। सो v इज इक्वल्स टू, आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना, ये क्वेश्चन मार्क मैंने आपके लिए लिखा है। आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि v इज इक्वल्स टू वॉट। ओके, आप यहाँ पे 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखेंगे, और वो आंसर सेंटीमीटर्स में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर के साथ लिखेंगे। ये आपको पता है, इट्स अ यूनिट। ओके, तो यूनिट को साथ ज़रूर लिखिएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये तमाम क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और आ भी जाने चाहिए। आपको क्यूब एंड क्यूब रूट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये हमारा जो है वो चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मैंने आपको जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए थे, वो आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस वो आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, और बिल्कुल अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आप नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो मैं उनको कॉपी पे हाईलाइट करूँगी कि ये आपको होमवर्क में दिया गया था या प्रैक्टिस के लिए दिया गया था, एंड यू हैवेंट डन। आपने सिर्फ वही लिखा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बेसिकली आपने कॉपी किया है। ठीक है, सो आई विल कम टू नो, मैं ईजिली डिफ्रेंशिएट कर लूँगी कि कौन से बच्चों ने कॉपी किया है और कौन से बच्चों ने अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को फुली तौर पे अंडरस्टैंड करें और ख़ुद से अटेम्प्ट करें, और इंशाल्लाह आप ज़रूर उसे सॉल्व भी कर पाएंगे अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। एंड योर होमवर्क, दोबारा से मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि आपका होमवर्क ये है कि आपको कंप्लीट करना है पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, और इसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन नंबर 11 का ये जो छोटा सा बहुत एक लास्ट स्टेप जो है उसका आधा पार्ट मैंने कर दिया है और हाफ पार्ट आप करेंगे, इसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि आप पेज नंबर 42 पे MCQs हैं उसे आप ख़ुद कंप्लीट करेंगे। ठीक है, MCQs को आप ख़ुद से कंप्लीट करेंगे। आपको वो कॉपी में भी करने हैं, मतलब आप कॉपी में उसे बुक से कॉपी भी कीजिएगा और उन्हें कंप्लीट भी कीजिएगा, पेज नंबर 42। लेकिन वो सबसे आप एंड पे करेंगे जब आप क्वेश्चन नंबर 11 अटेम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद करेंगे। और प्लीज़ जो क्वेश्चंस के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था और क्वेश्चन नंबर 10 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं, तो आप जब तक उसके रिमेनिंग पार्ट्स कंप्लीट ना कर लें तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना जाएं, तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें। मुझे उसके पार्ट्स आपकी कॉपी में उसी क्वेश्चन के साथ चाहिए जिस क्वेश्चन के वो पार्ट्स हैं। ऐसा ना हो कि जब मेरे पास कॉपी चेकिंग के लिए आए तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद जाकर आपने क्वेश्चन नंबर 10 के रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो किए हुए हो। बिल्कुल ऐसा ना कीजिएगा। इसीलिए एक्सप्लेन करते वक्त मैं आपको बार बार ये बात बताती हूँ कि आपको इसके रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं, तो यानी कि आपको पहले वो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है और उसके बाद नए क्वेश्चन पे जाना है, राइट। सो और स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डू लर्न द क्यूब्स। और जिन बच्चों ने क्यूब्स लर्न कर लिए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट, बहुत ज़्यादा शाबाश उनको। और अगर वो लर्न कर चुके हैं तो वो उसे ज़रूर रिवाइज़ करें। ठीक है, 1 से लेके 10 तक तो ज़रूर याद कर लें, राइट। 1 से लेके 10 तक ज़रूर याद कर लें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखें, और यहीं पे हमारा जो चैप्टर है क्यूब्स एंड क्यूब रूट एंड होता है। और अगर आपको किसी भी किस्म की काम में असिस्टेंस चाहिए तो आप डेफिनेटली यू कैन कम टू स्कूल एंड यू कैन आस्क मी, आई एम देयर इन स्कूल।
आप यकीनन आप ज़रूर स्कूल आइए और स्कूल आके जो भी आपको समझना है आप उसको समझिए। जो आपको क्यूरी है आप अपनी क्यूरी को हल कीजिए ताकि आपका काम ना रुके। स्टूडेंट्स ये बात जहन में रखिए कि जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो क्लासेस स्टार्ट होने के बाद हमारे पास अभी और भी चैप्टर्स की लेंथ मौजूद है जिसे हमें कंप्लीट करना है। एंड आई होप कि हमने अभी मैथ्स का बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं किया है, हमने जस्ट 2 ही चैप्टर्स किए हैं। तो आई होप कि 15 सितंबर से जब हमारे पास स्कूल ओपन हो जाएंगे तो आप ये चैप्टर्स पे, इन 2 चैप्टर्स पे कम से कम आपकी अच्छी ग्रिप होगी और आपका ये काम कंप्लीट भी होगा। अगर आप इसे कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए ही बहुत ज़्यादा आसानी है। इट्स गुड फॉर यू, इट्स ईजी फॉर यू, इट्स पॉजिटिव फॉर यू इन ऑल सेंस। ठीक है, और जो चीज़ आपको नहीं समझ आई है तो आप स्कूल आइए और आके समझ लीजिए। द मैनेजमेंट इज़ देयर फॉर यू, द टीचर्स आर देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए अपना। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।